सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, आपको दिख पा रहा हो कि बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्रीवियस ईयर पेपर एंड द डेट हैज बीन मेंशन्ड देयर, दैट इज 22 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1। तो आज हम लोग इसी पीवाईक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के मद्देनजर को रखते हुए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो बिहार सिविल कोर्ट का जो पेपर हुआ था, इस पे हिंदी का भी पेपर था। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसी सेक्शन को छुएंगे जो सेक्शंस हमारे यहाँ पेपर में मेंशन है। ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाएगा कि कोर्ट में किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं। और कम से कम आपको उस टॉपिक को तो जरूर अच्छे से करके जाना है। हालांकि मैं अभी मैं बोल दूं कि मैथ रीजनिंग आपको पूरा करना है और आपके पास अभी भी एनफ टाइम है कि आप रीजनिंग तो आराम से कर लीजिएगा। मैथ्स में भी सारे मतलब जो चैप्टर हैं, अर्थमेटिक चैप्टर को कवर करके जाना है। उनके सारे टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको बना के जाना है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बाइफर्केशन लिखा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये पेपर हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी 20, इंग्लिश 20, जीएस जीके 15, मैथ्स 10, रीजनिंग 10 एंड कंप्यूटर 15। तो आप यहाँ पर हम लोग के हिसाब से देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जीएस जीके और कंप्यूटर को एक में का मतलब एज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो मैथ और रीजनिंग है हमारे यहाँ 20 पूछा गया है, लेकिन हमारे यहाँ 30 पूछा जाएगा। ठीक, और इंग्लिश जो था यहाँ से इससे 10 निकल जाएगा, जो कि आपका मैथ रीजनिंग में जुट जाएगा। बचेगा इससे 10, वो इस इंग्लिश में जुट जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में हमारे यहाँ पैसेज पूछा गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी आपको पैसेज देखने को मिलेगा। तो चलिए ये देखिए, हमारा जो पैसेज है इस प्रकार का पैसेज है। ठीक है, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित आपको टोटल 4 सवाल बनेंगे यहाँ पर। ये जो पैसेज है, ठीक है, इससे 4 सवाल बनेंगे, इनको सॉल्व करना है। इससे यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई इज द डिबेट अबाउट वेदर मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वोमेन अनक्लियर। ठीक है, यहाँ पर ये से पूछा जा रहा है कि क्यों, मतलब जो मैन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, महिलाओं से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये जो डिबेट है अभी भी अनक्लियर है, मतलब अस्पष्ट है। ठीक है, तो आप जब इस पूरा पैसेज को पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए पहला ही लाइन में लिखने मिलेगा, द डिबेट अबाउट वेदर मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वोमेन इज ऑफ्टन अनक्लियर। ठीक है, बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्ग में मीन्स मेनी थिंग्स, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो जवाब होगा दैट इज बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्ग में मीन मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो इसका जो जवाब होगा इसका जो जवाब होगा वो यही होगा। Just a second. तो जो जवाब होगा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज मेन जनरली एक्सेल एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पैसेज के अनुसार जो पुरुष जो होता है वो जनरली किस चीज में एक्सेल करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, however women tend to live longer than men and often have stronger resistance to disease. They also often excel in tasks requiring precision such as those involving finger cord. For example, men are generally better at lifting heavy objects. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर मेन किन किन चीजों पे अच्छे होते हैं, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, स्ट्राइकिंग फोर्सफुली एंड डूइंग इंटेंस फिजिकल टास्क। तो इसका जो जवाब होगा
वो ये होगा, सी होगा इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल हमारे सामने जो बनता है दैट इज what strength do women tend to offer men according to the passage। पैसेज के अनुसार, पैसेज के अनुसार वुमेन के पास मेन के कंपेरिजन में क्या क्या स्ट्रेंथ होता है। तो इसमें होगा यही आपका कि हाउएवर वुमेन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मेन एंड ऑफ्टन हैव स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। ये जो पैसेज ये मुख्यतः क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मैसेज आपको जब आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सो इट कुड बी आर्ग्यूड दैट वुमेन आर स्ट्रॉन्गर इन दिस रिस्पेक्ट्स। द ट्रूथ इज दैट ईच जेंडर इज स्ट्रॉन्गर इन डिफरेंट एरियाज एंड टू आर्ग्यू अदरवाइज इज टू ओवर सिंप्लीफाई द टॉपिक। मतलब हर एक जेंडर, प्रत्येक जेंडर जो है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो अपने अपने एरियाज में स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज सी। अब हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये आपका भोकेब से सवाल आप बन रहा है। ठीक है, भोकेब जो हमारे यहाँ स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपको बोलना है वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप कलेक्ट कर लीजिएगा, एक जगह आप इसको नोट कर लीजिएगा। विट्रोलिक का सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसका होगा, इसका जनरली मतलब होता है कटु, कटु बोलना। ठीक है, ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड टर्म एक होता है मैलिस। ठीक है, तो इसका एब्यूजिव हो जाएगा। एब्यूजिव का मतलब होता है कि अपशब्द का प्रयोग करना। ठीक है, इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशील। स्प्राइटली का मतलब होता है फुर्तीला, बहुत एक्टिव होना। विवेकशील का मतलब होता है प्रसन्नचित होना, खुशनुमा होना। ठीक है, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है कि फ्रैंक होना। ठीक है, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक होना, जिसको कि हम लोग हिंदी में स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट। ठीक है, काइंड का मतलब पता ही है। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र होना। ठीक है, पोलाइट जिसको बोल सकते हैं या विनम्र बोल सकते हैं। जेनरस का मतलब होता है उदार होना। प्रोफेन, टू ट्रीट सैक्रेड विद डिसरिस्पेक्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है प्रोफेन। मतलब किसी भी धार्मिक चीज को, आपको किसी धार्मिक चीज के प्रति अनादर का भाव रखना। ठीक है, अनादर करना। एसेट का मतलब होता है दावा करना। बेनिफिट का मतलब होता है ये लेंथेन। डिस्क्रिप, इसका जो जवाब होगा दैट इज डिस्क्रिप। नेक्स्ट वन इज इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का मतलब होता है कि किसी चीज में किसी चीज को घुसाना। मतलब दोनों ही अलग अलग चीज है, तो इसका साफ मतलब निकल गया गया इंसर्ट, इसका जवाब होगा। बाकी यहाँ पर वैसा कोई वर्ड नहीं है जिसका आपको मीनिंग ना पता है। ठीक है, नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, निचला स्तर पर पहुंचना। ठीक है, वहीं असाइलम का मतलब होता है शरणार्थी। ठीक है, शरण लेना या आश्रय लेना। हिरेन का मतलब होता है स्वर्ग। जेनिथ का मतलब होता है चरम बिंदु। मतलब होता है ना कि वो अपने कैरियर के टॉप पर पहुंच गया, यानी वो अपने कैरियर के जेनिथ पर पहुंच गया। ठीक, अब यहाँ पे पूछा नियरली अपोजिट। यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे ये एंटोनिम पूछना चाह रहा है। ठीक है, फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेल्यूर। ठीक है,
फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेल्यूर यानी फेल्यूर। तो इसका जो जवाब होगा दैट इज सक्सेस। ठीक, नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब तो विश्वास होना। तो इसका जो जवाब होगा दैट इज विश्वास होना, यानी इसका जो जवाब होगा आपका डिफिडेंट। ठीक है, डिफिडेंट का मतलब होता है कि अपने आत्मविश्वास की कमी पाया जाना। ठीक है, संकोची होना। ठीक, बाकी जो इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकी। ठीक है, अविवेकी। अविवेकी बोले तो वैसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ सोचता नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा, उसको दूसरे पर असर क्या होगा। इम्पेशेंट का मतलब तो पता ही है, इसको धैर्य न होना। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक होना। ठीक है, आपको इच्छा नहीं करना। मैमथ का मतलब होता है कि बहुत विशाल, जैसे एलिफेंट इज ए मैमथ एनिमल, मतलब हाथी एक विशालकाय जानवर है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा होगा स्मॉल। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक अंदुली है। अंदुली का मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं, जो कि जिसको खुद पर कंट्रोल ना हो। ठीक है, मतलब जो बेतरतीब हो, जो डिसिप्लिन में ना रहता हो, नॉट इन कंट्रोल और डिसिप्लिन। इनग्रोस्ड का मतलब होता है लीन होना। ठीक है, इनग्रोस्ड का मतलब होता है लीन, मतलब किसी चीज में अपने आप को पूरा खो देना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इनअटेंटिव, मतलब किसी चीज में नहीं खोना। ठीक, या इधर हो गया ऑक्यूपाइड, इधर हो गया इंगेज, इधर हो गया absent। absent मतलब तो होता है अनुपस्थित। नेक्स्ट वन इज दैट इज अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी होना। ठीक है, परोपकारी होना। तो परोपकारी होना बोले तो परोपकारी, ये यानी इसका एक मीनिंग आपको फिलेंथ्रोपिस्ट भी होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर परोपकार, यानी पर उपकार करना, यानी दूसरे पर उपकार करना। तो इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा सेल्फिश, यानी स्वार्थ। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। विक्ट का मतलब होता है दुष्ट। और ब्रूटल का मतलब होता है कि ब्रूटल का मतलब जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रूर होना, क्रूएल। नाउ द यहाँ पे आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा रहा है। ठीक है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसको बोलते हैं, इसका जो जवाब होगा हर संभव प्रयास करना। थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, सभी परिस्थितियों में, अंडर ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है यहाँ पर असहज महसूस करना, चिंतित महसूस करना। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। अब यहाँ पे पूछ रहा है सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक से। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, दैट इज इनकॉरिजिबल। कई शब्दों में जब इंग्लिश में पढ़े होंगे, जब इन जुड़ जाता है तो वो निगेटिव चीज जोड़ता है। कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सही किया जा सके, बट जब उसमें इन जोड़ते हैं मतलब जिसपे सही ना किया जा सके। इनक्योरेबल मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो, जिसका उपचार संभव नहीं हो। ठीक है, इनवल्नरेबल मतलब होता है कि जो अभेद हो। ठीक है, जिसको भेदा ना जा सके, जिसको बर्बाद ना किया जा सके, जिसको किसी को खतरा ना पहुंचाया जा सके। हार्डन का मतलब होता है कठोर। ठीक है, वन फेल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इन कॉज। ठीक है, इसका मतलब होता है फैनेटिक, कट्टर। ठीक है, बाकी पैडेंट का मतलब होता है पांडित्य, किसी चीज में बहुत निपुण होना। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त होना। और मैट्रेट का मतलब होता है शहीद होना। ठीक,
एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, एक ऐसा ऑफिस जिसमें कोई काम नहीं हो लेकिन बहुत हाई पे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेनेसिक्योर। साइनेक्योर मतलब नाम मात्र का पद, ठीक। ऑनरेरी का मतलब होता है मानद पद, और रेटिसेंट का मतलब होता है संकोची, और एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है आपका पदेन पद। अब आ जाइए, यहां से आपका जीएस शुरू होता है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड, मतलब साउंड का जो लाउडनेस है किस चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है। ये बेसिकली साउंड चैप्टर का बेसिकली साउंड चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन, ठीक है। इन डिग्री सेल्सियस यूनिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। आपसे डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। जीरो, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है सभी मॉलिक्यूल का, ठीक है, जो प्रैक्टिकली अनअटेनेबल होता है। तो इसका जो जवाब होगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन इसमें से किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो डेट इज सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, ठीक है, तो डेट इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लव्ड ऑफ साउंड प्रोड्यूस किसके एक्शन पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ा आमाशय, ठीक है, बड़ी आंत, फेफड़ा, दिल, हृदय जिसको बोलते हैं, या फिर ग्रास नली। इसका जो जवाब होगा हार्ट, ठीक है। हार्ट का जो साउंड धक धक नहीं होता है, ठीक है, जनरली लोग समझते हैं, बल्कि ये एक्चुअली लवडब होता है। ये हमने जो साइंस का क्लास करवाया है उसमें भी आपको हमने ये पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, तो पहली जो कैबिनेट हमारे भारत स्वतंत्र भारत की बनी गई थी उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो डेट वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर हुआ करते या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे है कि लंदन स्थित दादा भाई नेरोजी ने 1866 में इसमें से किस एसोसिएशन की स्थापना करी थी, तो डेट वाज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बाकी ये जो पहला एसोसिएशन है ये पाया गया था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज थॉमसन। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये फॉर्म किया गया था राधा केन बैग के द्वारा। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये गुजुली लक्ष्मी नारायण शू के द्वारा, शेट्टी के द्वारा, ठीक है। बाकी जो दादा भाई नेरोजी हैं इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरा, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज हु इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड, दैट इज एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो जवाब होगा एंटोनियो गुटेरस। जिले ला पास कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम हिमालय में, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग द कोरल ग्रुप आइलैंड ऑफ इंडिया, तो दैट इज लक्षद्वीप। अब यहाँ पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा दैट इज राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है, राइट टू सिटीजनशिप। ये जो राइट है ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता,
पहले जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट क्या से क्या डील करता है। ये पार्ट 3 को डिटरमाइन करता है, ठीक है, जिसमें कि आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है, वो सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में आ जाएंगे, चाहे राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल है वो 14 से 18 है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ये 19 से 22 है, एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, और ये है आपका 23 से 24 में, ठीक। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, ये आपका 25 से 28 में है, ठीक है। इसका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका 29 और 30 में है, ठीक है। और राइट टू सिटीजनशिप जो है ये बेसिकली पार्ट 2 में डिटरमाइन करता है, और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं आपके 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। 5 से 11 और फिर 12 से आपका फंडामेंटल राइट शुरू होगा, 35 तक जाएगा। यहाँ पे है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, ठीक है, किस केस के दौरान ये सब किया गया था, तो डेट इज केशव नंदा भारती केस, ठीक है। बाकी जो केस है, ये जो गोलकनाथ केस है, गोलकनाथ केस आपका अधिकतर ये होता है कि केस का आपको ईयर पूछ लिया जाता है, या उसे क्रॉनिकल ऑर्डर में सजाने बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार अच्छा से देख लेना, ठीक है। गोलकनाथ केस 1967, मानेका गांधी केस 1978, केशव नंदा भारती केस 1973, और एसआर बोमानी केस 1974। गोलकनाथ केस जो था ये फंडामेंटल राइट से संबंधित था, ठीक है, कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को मतलब काट नहीं सकता है। मेनका गांधी केस जो था ये आर्टिकल 21 के व्याख्या को इसमें एक्सपेंड किया गया था, ठीक है, विस्तार किया गया था। केशव नंदा भारती केस ये एसआर बोमानी केस है 1973 का, ठीक है। इसके अंदर तो हमने देखा ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की बात करी गई है। और एसआर बोमनाई केस ये आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है उसको ये डील करता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्राफ्टिंग, मतलब पॉलिटी से आपको अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी को एक बार थोरोली देख लीजिएगा, एटलीस्ट सोल्यूशन से पॉलिटी को जरूर देख लीजिएगा, और अभी आपके पास समय है और QIQ लगा लीजिएगा इसका, ठीक है। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था, डेट वाज MK गांधी। इसके अलावा जो BR अम्बेडकर थे उसके चेयरमैन थे, और KM मुंशी एंड कृष्णा नवमी अय्यर ये दोनों भी मेंबर थे, सदस्य थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, और वहीं इसमें और किस लिए बनाया गया था, ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके, ठीक है, संविधान का निर्माण किया जा सकते, और जिसको कि अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 1949, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन एशियन मेंबर, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा दैट इज ताइवान, ठीक है। बाकी ये जो इसकी स्थापना करी गई थी 1967 में आपके बैंकॉक के शहर में। इन द टर्म GIS, G स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको GIS का फुल फॉर्म पता हो। तो GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसमें जो G जो स्टैंड होता है दैट स्टैंड फॉर जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। अब यहाँ पे ये जो मैथ का सवाल पूछा गया है, ठीक है, मैथ का सवाल, और क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पर लाइव में आपके सामने बनाऊं, इसको रिकॉर्ड करूँ, तो हो सकता है कि फिर लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसी में मैं आपको अलग से मैं एनोटेट कर दूंगा, जिसको कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसके सॉल्यूशन को आप देख सकते हो कैसे हमने इसे सॉल्व करा, ठीक है, और इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे,
ठीक है, बाकी यदि इसमें अच्छे सवाल की बात करी जाए तो इसमें जो अच्छा सवाल जो बनता है एक आपका ये वाला बनता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। ये सवाल भी अच्छा सवाल है। ये सवाल भी अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको आप अच्छा से देख लेंगे। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर The set of instruction in a sequential manner telling the computer what to do is called, मतलब एक कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने के लिए निर्देशों का एक समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स predominantly using फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला कंपोनेंट के बारे में बात कही जा रही है। तो इसका जो जवाब होगा 47 का, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा यदि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करी जाए तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था आपका सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, फिर आपका थर्ड जनरेशन आया, उसमें आईसी का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन आया उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ठीक है, a source program is directly converted to .exe file by which one of the following। तो ये काम करता है आपका कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर बेसिकली क्या करता है? ये कंपाइलर कंपाइलर ये बेसिकली क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में मशीन उसको समझ सके उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट होल प्रोग्राम एट वंस, एक बार में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ आपका सी प्लस प्लस, जावा। ठीक, और वही ये तो कंपाइलर हो गया। दूसरा हो गया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका पाइथन हो गया। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, या फिर और भी इसी तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपाइलर, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रोटोकॉल से संबंधित पूछता है कि कॉमनली इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट यूज करने के दौरान फाइल एक्सचेंज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर यूज करते हैं? दैट इज एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
इसमें से शॉर्टकट की हाइपर लिंक के लिए कौन सा यूज होता है, तो दैट इज Ctrl+K। ठीक है, तो शॉर्टकट की भी महत्वपूर्ण है। द टाइप ऑफ मेमोरी विच इज फास्ट, मतलब ऐसे कौन सी मेमोरी होती है जो फास्ट होती है लेकिन वो टेम्पोररी डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, परमानेंट तौर पर नहीं बल्कि क्षणिक तौर के लिए। ठीक है, और वो इमीडिएट यूज के लिए, त्वरित यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट इज रैम। नेक्स्ट वन इज ए वेब पेज इज प्राइमरीली रिटेन इन। वेब पेज जो होता है वो किस चीज में लिखा जाता है, C++, पाइथन, HTML और जावा, टू दैट इज HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवरी वेब पेज हैज एन एड्रेस एसोसिएटेड विद इट। हर एक वेब पेज के साथ एक एड्रेस एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट वन इज, फिर से आपको प्रोटोकॉल से संबंधित सवाल पूछ दिया है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो दैट इज SMTP। ठीक है, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मैक एड्रेस यहाँ पे उसकी लेंथ पूछा जा रहा है, कितना यूनिट वो लंबा होता है, तो दैट इज 48 बिट वो लंबा होता है। और ऐसे जो मैक का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखो, इससे ये साफ पता चल रहा है कि इंटरनेट से जुड़े जो भी सवाल हैं वो आपको अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो उसको एक बार अच्छे से चैप्टर को कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमने अपने चैनल पर इंटरनेट पर भी बहुत कम्प्रहेंसिव आपको डिटेल मतलब पढ़ाया है, तो आप उसको भी आप देख सकते हो। ओके, टेम्पोररी स्टोरेज area that compensate for differences in data rate and data flow between devices known as। ठीक है, जो अस्थाई भंडारण होता है, मतलब क्षणिक तौर पर जो भी डाटा स्टोर किया जाता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो उसमें डेटा दर और डेटा प्रवाह, ठीक है, डाटा का जो रेट होता है फ्लो के बीच में एक डिफरेंसेस होता है, उसकी भरपाई कौन करता है, तो बफर। ठीक है, उसको हम लोग बफर मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज FTP। फिर से आपको प्रोटोकॉल से संबंधित पूछा है, लेकिन इस बार फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू। जितने फाइल को आप हटाते हो, डिलीट करते हो, ठीक है, वो कहाँ जाता है, तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। नेक्स्ट वन इज, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है। ठीक है, एक नहीं है, दैट इज MS ऑफिस। ठीक है, यह एक प्रकार का टूल्स है, वर्ड टूल्स है। प्रोसेस बाय ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन ओपन विंडो टू अनदर। ठीक है, कंप्यूटर पे आप एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाते हैं, उसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दैट इज टास्क स्विचिंग। ठीक, अब यहाँ से आपका हिंदी का सवाल होता है, और इसे हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यह हमारे पैटर्न में नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, आपको रीजनिंग का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछा गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 6 फ्रेंड दिए गए हैं, ABCDENF, वो एक कतार में बैठे हुए हैं और वो सभी नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं जगह देख लेता हूँ कहाँ इसको मैं बना सकता हूँ। सपोज इसको मैं यहाँ बना पा रहा हूँ।
चलिए इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। हमें ये नहीं पता है कि कौन किस ऑर्डर में बैठा हुआ है। ठीक है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए ई। सी जहां भी बैठा हुआ है वो ए और ई के बीच में है। अब ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, यानी ए ऐसा भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डी इज नॉट एट एंड। डी किनारे पर नहीं है, यानी डी आपका यहाँ पे भी नहीं होगा और डी आपका यहाँ पे भी नहीं होगा। बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी जहां भी बैठा हुआ है वो ई के राइट में बैठा हुआ है, तो इमीडिएट राइट ऐसे ही, यानी जाहिर सी बात है ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी जहां भी कॉम्बिनेशन बनेगा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, एफ इज नॉट एट द राइट एंड। एफ जो है वो राइट एंड में नहीं, यानी एफ जहां भी है वो इस एंड में नहीं बैठा होगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एफ राइट एंड में नहीं बैठा होगा तो एफ पहले इस चारों को उठा के ले आएंगे हम लोग। मान लीजिए डी आपको बोला गया कि किनारे पे नहीं बैठा हुआ है, तो या तो डी को तो हमको कहीं यहाँ 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 बैठाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो बीच में तो हम उसको बैठा नहीं सकते क्योंकि ये चारों को हमको एक साथ सेट करना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ सेट कर दो, ए सी ई बी। डी को यहाँ लगाइए, एफ को यहाँ लगाइए। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ ई। डी के राइट में कितने लोग हैं, तो दैट इज 4। तो इसका जो जवाब होगा 4। ठीक है, Which of the following pair is sitting to the one side of D? D के एक साइड में कौन सा पेयर बैठा हुआ है? ठीक है, तो इसके एक साइड में एफ बी नहीं है, एफ सी भी कोई पेयर नहीं है, एफ बी भी कोई पेयर नहीं है। पेयर है एक आपका ए सी। ठीक है, इसका जवाब होगा ए सी। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो यहां से कौन सा दिख रहा है, ए है। हु इज द राइट एंड। राइट एंड में कौन सा है, तो राइट एंड में आपका बी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन। अब इसमें बी इज द मदर ऑफ ए। बी जो है वो मदर है ऑफ ए की, यानी इसको हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं ऐसे, बी इज मदर ऑफ ए। ठीक, और सी बी सिस्टर हैज ए सन बी। सी जो कि बी की सिस्टर है, यानी सी यहाँ पे ले लीजिए, और बी की सिस्टर है, ये भी यहाँ से वेरीफाई हो गया। हैज ए सन डी, इसकी एक सन है, वो डी है, प्लस स्टैंड फॉर सन। ठीक है, ये सिंबल आप समझ लेंगे। ठीक है, और एफ इज ए मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ जो है मैटरनल अंकल ऑफ डी है। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। मामा यानी मम्मी का भाई, मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो सी का यहाँ पे एक भाई बना दीजिए एफ। टोटल कितने लोग हैं, बी यहाँ पे हो गया, ए यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, डी तो है ही, डी यहाँ हो गया, और सन डी प्लस यहाँ पर ई, एक डॉक्टर भी है।
यहाँ पे पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए डी से कैसे संबंधित है। ठीक है, हालांकि ए का यहाँ पर जेंडर पता नहीं चल रहा है हमें, ठीक है, कौन सा जेंडर है, लेकिन आप यहाँ पे देखो वो ए की जो बहन है, मतलब ए की जो माँ है वो सी की बहन है, यानी सी जो है उसकी मौसी हो गई, तो मौसी के बच्चे उसके क्या हो गए, कजिन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई एफ से कैसे रिलेटेड है, तो ई एफ से रिलेटेड कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वो स्त्रीलिंग है, ये आपका फीमेल है, तो ये आपका हो जाएगा भांजी हो जाएगी, 86 का सी। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव, एफ के कितने भतीजे हैं, तो एफ का जो भतीजा है एफ के कितने भतीजे हैं, भतीजा, तो भतीजे यहाँ आपको एक ही दिख रहा है, और डी का तो हमको, ए का तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो फीमेल है कि वो मेल है। ठीक है, मेल होता है तो नेफ्यू कहलाता है, फीमेल है तो नाइस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंतिम सवाल जो पूछा गया अल्फाबेट सीरीज पर आधारित पूछा गया है। ये इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए जब भी आपको अल्फाबेट सीरीज मिले ना, आप अपनी सुविधा के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए 12 क्वेश्चन में आप लोग उसको नंबरिंग कर लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप इसको लेके जाएंगे, इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इससे आपको बनाने में सहूलियत होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन ईच ऑफ, मतलब जब आप इस लेटर को लिखते हो तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, कितने लेटर सेम मतलब होते हैं अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आप इसको नेसेसरी लिखा, ठीक है, तो आप इसको पढ़ो एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेटर आ रहा है, ठीक है, अब इसको क्या होगा कि इसको आपको दोनों तरफ से पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, तो ये एस यहाँ पर आता नंबर वाइज, और अल्फाबेट सीरीज में भी ये होता है, तो एक पेयर तो हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक ही पेयर मिलने जाने वाला है। ठीक है, मान लो आप ई को देखते, ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ कहीं मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रियम्बल को देखते हैं, तो इसको देखते हैं हम पी क्यू आर एस टी यू, ये नहीं मिला, आर एस टी यू ये भी नहीं मिला, ई एफ जी एच ये भी नहीं मिला, ए बी सी डी ई, देखो अब यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, ए से शुरू करिए, बी सी डी ई, यानी एक पेयर तो यहाँ मिल गया, एज इट इज ये पेयर है, होता है अल्फाबेट सीरीज में। फिर पढ़ते हैं हम लोग एम एन ओ पी, ये नहीं है, बी सी डी ये भी नहीं है, एल के बाद एम ये भी नहीं है, अब फिर हमें उल्टा भी पढ़ के देखना पड़ता है इसमें। ठीक है, यही थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग सवाल हो जाता है। ई एफ जी एच आई जे के एल कहीं नहीं मिला, एल एम एन ओ पी ये कभी नहीं मिला, बी सी डी ई यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं कलर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है,
बी सी डी ई, तो एक और पेयर हो गया ये, ठीक। अब फिर यहाँ एम एन ओ पी क्यू नहीं मिल रहा है, ए बी सी डी यहाँ नहीं मिल रहा, ई एफ जी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जो पेयर जो बनेंगे दैट इज टू पेयर। नेक्स्ट इज ओरिएंटल, ठीक है। ओरिएंटल में कितने पेयर बने, तो इसमें भी आप ऐसे ही करके देख लेना, और इसका भी जो जवाब आई थिंक ओ पी क्यू आर एस टी एस टी, एक यहाँ आर एस टी यू भी, यहाँ पे भी आपको दो पेयर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का जो पेपर हमने देखा, पहला PYQ देखा, पूरा फुल इसको सॉल्व करा है, ठीक है। बाकी ये जो मैथ वाला जो सेक्शन है इसको मैं नोटेट कर देता हूँ, और इसको आप लोग ज्वाइन करके, टेलीग्राम ज्वाइन करके इसको PDF आप इसे देख सकते हो, आपको विथ आंसर इसमें मिल जाए, ठीक है। बाकी यदि इसके आंसर की बात करी जाए तो इसको क्या करना, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने के सही जवाब है वो यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इसी प्रकार से आज का पेपर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।